पिछले एपिसोड में तुबालिन का आदमी सीनियर सुंग को मारने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन तभी तुबालिन ने कहा था कि सीनियर सुंग तो मेरा फ्रेंड है और इसीलिए उसे यहाँ से मैं भेजूंगा। मगर वहीं हम देखते हैं कि सीनियर सुंग अभी भी मानने वाला नहीं होता और फिर तुबालिन से कहता है क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। तभी हम देखते हैं कि तुबालिन का आदमी अपने किसी पावर का यूज करने लगता है, जिसे देखते ही सीनियर सुंग पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर कहने लगता है कि ये तो रिसरेक्शन एंड सोल डिवीजन का टेक्निक है और ये सीक्रेट टेक्निक तो असल में एंशिएंट टाइम से ही गायब हो गया था। तब इस पर तुबालिन उससे कहता है कि सीनियर सुंग तुम तो बहुत ही नैरो माइंडेड हो और ऐसा लगता है कि तुम्हारा नॉलेज भी बहुत कम है, क्योंकि मेरा सीक्रेट टेक्निक न केवल रिवाइव कर सकता है बल्कि कल्टीवेशन के लिए सोल को डिवाइड भी कर सकता है। जिसके बाद सीनियर सुंग इसके कल्टीवेशन को देख पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर कहता है कि ये तो असल में पीक रिल्म का असेंशन है। मगर वहीं हम देखते हैं कि तुबालिन अब इसे कोई भी चांस नहीं देता और तुरंत अपने पावर का यूज करके इसे मार देता है। फिर वो अपने आदमी से पूछता है कि उनका बैटल कैसा है, जिस पर उसका आदमी कहता है कि हमने हुआंगफो सेक्टर पर नजर रखने के लिए किसी को भेज दिया है, लेकिन असल में वे तो फाइट करने में बहुत ही वीक है और इसीलिए कौन ज्यादा ताकतवर है इसे बता पाना बहुत ही मुश्किल है। तब इस पर तुबालिन उससे पूछता है कि टियानफा माउंटेन में सिचुएशन कैसी है, जिस पर उसका आदमी कहता है कि आपको इसके बारे में भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे आदमी लगातार नजर को बनाए हुए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि तुबालिन इसके बारे में जानकर खुश हो गया था और फिर कहता है कि चलो हम इंटरेस्टिंग शो का वेट करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि लड़की अपने पावर का यूज करके मेंग के ऊपर अटैक कर रही थी, लेकिन वहीं मेंग भी इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाली नहीं होती और वो भी अपने आप को इसके सारे अटैक से बचा लेती है। मगर वहीं हम देखते हैं कि इसकी मदर मंकी डीमन के ऊपर भारी पड़ रही थी और वो अपने पावर का यूज करके मंकी डीमन के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मंकी डीमन इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता और कहता है कि तुम्हारे पास में तो केवल मेडियोकर वाली पावर है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम मेरे मास्टर को मारने के लिए काबिल हो। मगर वहीं हम देखते हैं कि लेडी को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो इन पर अटैक करने के लिए अपने कैंडल ड्रैगन को भी बाहर निकाल लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर कहता है कि ये तो असल में लेवल 10 वाला बीस्ट है, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लेडी को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो अपने कैंडल ड्रैगन से अटैक करने के लिए बोल देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू और उसके साथी तो अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन फिर भी इसमें इनके बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि टेन्यू ने तीनों को ड्रैगन के साथ में फाइट करने के लिए भेज दिया था, जबकि वो खुद उस लेडी के साथ में फाइट करने के लिए आ जाता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि उस लेडी को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और फिर टेन्यू से कहती है कि तुम्हारे तीनों बीच तो यहाँ से चले गए और अब इसीलिए चलो मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरे सामने कितनी देर तक टिक पाते हो। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि टेन्यू भी डरने वाला नहीं होता, इसीलिए वो इसके सारे अटैक से अपने आप को बचा लेता है और फिर हम देखते हैं कि वो लेडी इसका कुछ भी नहीं कर पाती, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसे इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती, इसीलिए वो काफी तेज स्पीड से इसके चारों तरफ घूमने लगती है और फिर हम देखते हैं कि वो इस तरह से इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करने लगी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू भी अपने आप को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उस लेडी ने इसे थोड़ा सा इंजर कर दिया था। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि टेन्यू ने फिर से अपने किसी पावर का यूज कर दिया था और इस तरह से वो यहाँ पर रखे हुए तीनों होंगमेंग स्वॉर्ड को ले लेता है। लेकिन अब इसे देखते ही वो लेडी पूरी तरह से हैरान हो गई थी और फिर कहती है कि तुम तो असल में सुप्रीम होंगमेंग का रिइंकार्नेशन हो। तब इस पर टेन्यू से कहता है कि एम्परर फेरी लियू टियान, मैं तुम्हारे हेल्प के लिए तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे वजह से मुझे तीनों डिवाइन स्वॉर्ड भी मिल गए। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू इसे कोई भी चांस देने वाला नहीं होता और वो इस पर अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो कहने लगता है कि किसी समय 9 ग्रेट वर्ल्ड होंगमेंग गॉड रिल्म के कंट्रोल में थे, जिसमें कि तुम्हारा जुइटियान फेरी एम्परर भी शामिल था, लेकिन तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दे दिया और क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा था कि इसका अंत ऐसा होगा। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लेडी को इस बात से कोई भी मतलब नहीं होता और फिर कहती है कि पुराने बातों को याद करने का कोई भी मतलब नहीं है। इसके बाद वो कहने लगती है कि अगर तुमने 12 होंगमेंग स्वॉर्ड को भी हासिल कर लिया तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी तुम मेरे साथ में फाइट करने के लिए काबिल नहीं हो। तब इस पर टेन्यू से कहता है कि तुम इसके बारे में ना भूलो, क्योंकि उस समय मैंने ही तुम्हें फेरी एम्परर लुटियन के रूप में अपॉइंट किया था और फिर तुमने तो इसके लिए कसम भी खाई थी। लेकिन इसकी ऐसी बात सुनते ही वो लेडीज के ऊपर हंसने लगती है और फिर कहती है कि तुमने वायलेटर्स को काउंटर करने के लिए जो हेवनली लॉ क्रिएट किया था उसे असल में हमारे मास्टर सुप्रीम हुंडू ने ब्रेक कर दिया है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि टेन्यू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर कहता है कि तुमने तो ह्यूमन को ही अपना मास्टर बना लिया और इसीलिए ऐसा लगता है कि तुम्हें टियानफा कॉन्टिनेंट में भेजने वाला वही है और इसीलिए ऐसा लगता है कि उसी ने तुम्हें टियानफा कॉन्टिनेंट में भेजा है। इसीलिए ऐसा लगता है कि उसने मेरे रिइंकार्नेशन को रोकने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया है और यहाँ तक कि उसने तुम्हें कैंडल ड्रैगन भी दे दिया। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लेडी को अभी भी इसके बारे में कोई डर नहीं होता और वो टेन्यू से कहने लगती है कि तुम मेरे पिछले मास्टर हो, इसीलिए चलो मैं तुम्हें आसानी से मरने के लिए एक चांस देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप को मार लो। तब इसके ऐसी बात
सुनकर टैन्यू कहता है कि तुम तो अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लेडी को अभी भी इसके बारे में कोई डर नहीं होता और वो टैन्यू से कहती है कि चलो सबसे पहले तुम ही अटैक करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू भी इसके लिए रेडी हो गया था और वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके फॉर्मेशन को बनाने लगता है। तब इसे देख वो लेडी भी 6-7 एम्प्रेस रोल का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसका यूज करके टैन्यू का सामना करने के लिए रेडी हो गई थी। मगर वहीं हम देखते हैं कि टैन्यू को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर कहता है कि चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम 6-7 एम्प्रेस रोल के बारे में कितना समझ गई हो जिसे कि मैंने ही तुम्हें दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने डेथ हेबिस वाले पावर का यूज करता है जिससे देखो लेडी भी अपने 6-7 एम्प्रेस सील का यूज करती है और फिर हम देखते हैं कि टैन्यू इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि इतना सालों के बाद भी तुम केवल इसके 3 पार्ट को समझ पाई हो और इसीलिए ऐसा लगता है कि तुम्हारा टैलेंट सच में बहुत ही लो है। तब इस पर वो लेडी उससे कहती है कि तुमने ह्यूमन गॉड स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बनाने के लिए अपने 10 डिवाइन स्वॉर्ड का यूज किया, इसीलिए ऐसा लगता है कि तुम्हारी डिवाइन पावर पहले के जैसे बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए भी चली गई थी और फिर कहती है कि आज तुम मेरे हाथों जरूर ही मारे जाओगे। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि टैन्यू इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता और वो भी अपने गॉड लॉकिंग पगोड़ा का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि लेडी को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर कहती है कि सर्टिफिकेट का सोल अभी भी आकर नहीं हुआ है, इसीलिए मेरे ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होगा। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लेती है। इसके बाद वो कहती है कि अब तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते और अब तुम्हारा आखिरी टाइम आ गया है। वहीं हम देखते हैं कि सीनियर ताओ एक और सीनियर से मिलने के लिए आया हुआ था, जहां वो सीनियर उसे कहने लगता है कि तुम तो टियानफा कॉन्टिनेंट से इतने टाइम से दूर थे, लेकिन अब तो तुम अपने बीस्ट आर्मी को लेकर मेरे होली फायर रीजन में आ गए हो, इसीलिए क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। तब इस पर सीनियर ताओ कहता है कि अगर मेरे मन में तुम्हारी होली फायर रीजन के लिए कोई बुरा इंटेंशन होता तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए अकेला आया होता। फिर वो कहता है कि हुआंगफो ले सकते मेरे इकलौते बेटे को मारा है, इसीलिए मैं इसके बारे में इस पर एक्शन लेने वाला हूँ और मैंने तो हुआंगफो ले सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड कर लिया है ताकि मैं इस तरह से अपने बेटे का बदला ले सकूं। तब इस पर वो सीनियर से कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर हुआंगफो ले सेक्टर तो सच में डिस्ट्रॉय होना डिजर्व करता है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि वो केवल इसी के लिए यहाँ पर आया होगा क्योंकि उसे पता है कि उसकी बीस्ट आर्मी हुआंगफो ले सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। तब इस पर सीनियर ताओ कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम बीस्ट आर्मी को लीड करो और मुझे ज्वाइन करो, क्योंकि मैं जब अपने बेटे का बदला ले लूंगा तब इस तरह से हम एक साथ में पूरे टियानफा कॉन्टिनेंट को सीज कर लेंगे और फिर हम इस तरह से एक साथ में वहाँ पर राज करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सीनियर इसके लिए इसकी तारीफ करता है और फिर कहता है कि मैं तो आपको सपोर्ट जरूर करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्योंकि अभी मुझे अपने सारे लोगों को इकट्ठा भी करना होगा जिसमें कि कम से कम मुझे 3 से 5 महीने लग जाएंगे। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही सीनियर ताओ इसके ऊपर गुस्सा होने लगता है, जिस पर वो सीनियर उससे कहता है कि प्लीज आप मेरे बातों को समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि मेरे लोगों को आलसपन का आदत लग गया है, इसीलिए उनको इकट्ठा करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए आराम कर लेना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि सीनियर ताओ इसके लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि मैं अपने बेटे का बदला लेने में और देरी नहीं करना चाहता और इसीलिए सबसे पहले मैं हुआंगफो ले सेक्टर को डिस्ट्रॉय करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस सीनियर को भी इस बात से कोई परेशानी नहीं होती और फिर कहता है कि हुआंगफो ले सेक्टर तो एक छोटा सा सेक्टर है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसे डिस्ट्रॉय करना तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होगा। जिस पर सीनियर ताओ इससे कहता है कि चलो तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और तुम इसके लिए अपनी तैयारी करो। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इसका आदमी भी यहाँ पर आ गया था, जिसके बाद वो इससे कहता है कि तुम हमारे आर्मी को रेडी करो क्योंकि अब हम बीस्ट आर्मी के ऊपर अटैक करने के लिए जाने वाले हैं।